नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के सामने मोदी के पिछड़ जाने का डर अब बीजेपी पर इतना हावी हो चुका है कि बौखलाहट में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और उसके लोग जो हैं वो कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसका शायद राहुल गांधी ने भी अंदाजा नहीं किया होगा, अंदेशा नहीं होगा राहुल गांधी को भी। लेकिन क्या ऐसे कदम उठाकर मोदी के सामने बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं या मोदी जी का नंबर घटा रहे हैं? ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। लेकिन बात आज यहां इसलिए इसकी कर रहा हूं क्योंकि आज वाराणसी में राहुल गांधी थे। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। कल शाम को उत्तर प्रदेश पहुंची थी और आज विधिवत वहां पहुंचकर, वाराणसी पहुंचकर वहां मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करके राहुल गांधी आगे बढ़े। लेकिन जब वाराणसी में थे, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और राहुल ने आज काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, जो स्वाभाविक है क्योंकि राहुल गांधी शिव के भक्त हैं, खुद बताते हैं। लेकिन बीजेपी ने पहले तो राहुल के मंदिर जाने पर सवाल उठाए और इसे राजनीति से जोड़ा, मानो बीजेपी खुद राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर का मुद्दा उठाती है। वैसे ये भी सच्चाई ही है, राजनीतिक फायदा तो करती ही है, उसके लिए मतलब उठाने के लिए बीजेपी जो है वो, अभी राम मंदिर का मुद्दा आपने देखा, बहुत गहराई तक जाने की कोशिश हुई लेकिन वहां वो सफल नहीं हुई। और राहुल गांधी खैर मंदिर गए, पूजा किए और वापस आए। लेकिन यहां बात सिर्फ पूजा करना और वापस आना नहीं है। बात यह है, खबर यह है कि बीजेपी ने उस रास्ते को गंगा जल से धुलवाया है जिस रास्ते से राहुल गांधी मंदिर तक गए। कहानी यहां से शुरू होती है और यह चर्चा का, आज की चर्चा का प्रमुख विषय हमारा रहने वाला है कि आखिर राहुल गांधी जिस मंदिर में जाते हैं वहां उस मंदिर के उस रास्ते को क्यों धुलवाया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और आज बीजेपी ने इसे सच साबित करके दिखाया है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि उनकी यात्रा का मकसद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है और आज वाराणसी पहुंचकर भी उन्होंने यही कहा। एक बार आइए सुन लेते हैं सबसे पहले राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे और खासकर नफरत की बात कहां तक पहुंच चुकी है बीजेपी के अंदर तक, और कैसे इसे दूर करने, बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर बीजेपी जो फैलाने की कोशिश करती है, इसे दूर करने की कोशिश में राहुल गांधी यहां क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, जरा उसको सुन लेते हैं। देश में बहुत कुछ हो रहा है। हलचल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, हलचल किसान आंदोलन की है और उसके अलावा हलचल जो है वो बीजेपी के कुनबे को मजबूत करने की भी है। लेकिन इन सब के बीच क्या राहुल गांधी बीजेपी को चारों खाने चित्त कर रहे हैं? पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर हो। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है।
तो देश को एक साथ जोड़ना ही देशभक्ति है। कमजोर होता है देश तो उसे जोड़ना जरूरी है। ये सब यहां कहते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। अपनी यात्रा में राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर लगातार वार करते हैं और कह रहे थे, अभी आपने सुना कि जब मैं पिछली यात्रा में था तो बीजेपी और आरएसएस के लोग भी मुझे मिले और उन लोगों ने भी उनसे प्यार से ही मुलाकात की, क्योंकि इस देश में मोहब्बत की ही परंपरा रही है, यहां नफरत नहीं चलती है। लेकिन भाजपा इसी नफरत को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, जिसके खिलाफ राहुल न्याय का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह किस भी तरह जो है राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी अपने मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इंसाफ की मांगों को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन पुलिस उनको रोकने में लगी हुई है। मोदी सरकार की पुलिस बिल्कुल अपने ही भाइयों पर अत्याचार कर रही है। ये किसानों की बात कर रहे हैं हम। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ किसानों को रोकने की कोशिश, और वो भी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर। अभी तो दिल्ली पहुंचे ही नहीं है किसान जो हैं। एक तरफ राहुल सड़कों पे, और ये विजुअल आज का जो ताज़ा तरीन वीडियो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, उस साइड और इस साइड, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल आपके सामने हम रख रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल ये डीबी लाइव पर ही आप देख सकते हैं और हमारे संवाददाता ने वहाँ से भेजा है। ये बीच में जो है दोस्तों, ये पुल है और नीचे नदी, लेकिन नदी की हालत अब आप जान रहे हैं, देश में पानी की किल्लत होती जा रही है, नदियाँ जो सूख रही हैं। और इस पुल के इधर जो बिल्कुल जो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत पास वाला जो एरिया है, इधर आपको कुछ हेलमेट पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और पैरामिलिट्री के फोर्स दिखाई दे रहे हैं। बीच में ट्रैक्टर, एक टैंक है रखा हुआ, आप वो देख रहे हैं, और पानी से भरा हुआ होगा शायद। और उसके उधर आप देखिए, दूसरे कोने में, दूसरे साइड में किसानों का जत्था है, बिल्कुल बॉर्डर की तरह बना हुआ है। ये जो है, ये क्या कुछ कहता है यहाँ हमको कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। और ये वैक्यूम एरिया जो है, खाली जगह है, ये जगह यहीं पे युद्ध, महाभारत काल के युद्ध का आपने कुछ उसकी तस्वीरें या कुछ विजुअल्स, कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे, और महाभारत नाम के सीरियल भी देखे होंगे कि हमला और उसके बाद हमला होता है। ये वही स्थिति यहाँ बनी हुई है, चाहे रामायण काल हो, महाभारत काल हो या कुछ और हो। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ दोनों तरफ से, एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान हैं, और दोनों तो परिवार के ही लोग हैं। कोई लड़ना नहीं चाहता, लड़वाना कौन चाहता है, आप जानते हैं। किसान की मांगों को सुनने के लिए जो सरकार है वो तैयार नहीं है, और सरकार और किसानों के बीच बातचीत का अगला दौर, चौथे राउंड की बातचीत कल शाम तक होनी है, कल शाम को होनी है। उससे पहले 3 दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है और तीनों बेनतीजा साबित हुई है। लेकिन क्या चौथे दौर की बात जो है वो नतीजा देकर जाएगी, ये देखना होगा। बहुत दिलचस्प होगा चौथी बार जो बैठक होगी। और इससे पहले आज एक और ये खबर आई कि सरकार जो है, अब कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन मज़ेदार तथ्य यहाँ पर एक ये है कि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी खबरें फ्लोट करवाई जाती हैं, जैसे एमएसपी के लिए सरकार जो है वो अपना एक नया जो दल है वो बनाने के लिए, यानी कि एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है। कमेटी तो पहले भी आपने बनाया था। चलिए, किसान और उधर राहुल गांधी, इन सब को लेकर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये साबित यहां करने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी और किसानों ने मोदी सरकार की हालत खराब कर दी है। मोदी जी की हालत क्यों खराब है, और उससे पहले राहुल गांधी अगर बनारसी में पहुंचते हैं, ये भीड़, ये जो जनसमर्थन है, ये राहुल गांधी के पक्ष में है, राहुल गांधी के साथ के लोग हैं। और ये जगह पता है क्या है? ये जगह वाराणसी है। आप जानते हैं वाराणसी क्या है? ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी यहां कुछ और बोलते हुए नजर आए, जरा सुन लेते हैं, पहले चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी, और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो, ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो,
पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को जीएसटी और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और जीएसटी से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और जीएसटी और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, एएनआई में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन, सारा का सारा एक के बाद एक पकड़ाया जाएगा। तो राहुल गांधी मीडिया के मित्रों तो कहते थे, लेकिन आज मीडिया के मित्रों का नाम भी ले रहे हैं। एएनआई, पीटीआई, नेटवर्क, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, 13, ये सब कह रहे हैं। अब 14, 13 तो नहीं है, 18 जरूर है, लेकिन यहां राहुल गांधी एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरत भी है। राहुल गांधी का स्टैंड यहां साफ नजर आ रहा है कि वो मीडिया जो किसी की गोद में बैठा हुआ है और उसको एक्सपोज करो, क्योंकि वो यहां आता तो जरूर है लेकिन उनकी खबरों को नहीं दिखाता है, और दिखाने की कोशिश भी करता है या दिखाता भी है तो वहां से निगेटिव लेकर आता है और वही दिखाता है। तो एक मीडिया का पार्ट। दूसरी तरफ राहुल गांधी जब इसी वाराणसी में जब मंदिर पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर, उनके मंदिर से निकलने के बाद मंदिर के पूजा के लिए जब जा रहे थे तो राहुल गांधी, जैसे मोदी जी जाते हैं पूजा के लिए, कई जगह कई एंगल से कैमरे लगते हैं, राहुल गांधी के कैमरों को रोक दिया गया। राहुल गांधी कैमरे के साथ मंदिर में नहीं गए। मंदिर प्रशासन का कहना था कि हम 7-8 तस्वीरें आपको, यहां आपके पूजा की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको मुहैया कराएंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबर है उसमें यही है कि राहुल गांधी की टीम को ये मंदिर की तस्वीरें दी तो गई हैं, लेकिन उसमें राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा है जरा देख लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि आज सवेरे करीब 10:30 बजे राहुल गांधी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और अभिषेक किया। अंतिम क्षण पर मंदिर में जाने के लिए हमारे कैमरा को मिली अनुमति निरस्त कर दी गई। कैमरे को अनुमति मिली थी लेकिन निरस्त कर दी गई। जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया कि मंदिर के कैमरा पर्सन द्वारा फोटो साझा की जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। बस ये एक बात यहां समझ में नहीं आई कि अंतिम समय में आपने निरस्त क्यों किया अनुमति। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 3.5 घंटे तक लगातार प्रयास करने पर भी फोटो उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर कुछ तस्वीरें भेजी गईं जिनमें से एक भी दर्शन करने की नहीं है, जबकि मंदिर के कैमरा पर्सन ने फोटो खींची थी। ऐसा करके वाराणसी के जिला प्रशासन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो दिल्ली में बैठे कैमरा जीवी के मुलाजिम से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये राजनीति और चाटुकारिता नहीं, ओछापन है। पर याद रहे, शिव के भक्त को न उनके संकल्प से और न न्याय के इस महासंग्राम से कोई ताकत रोक सकती है। बाबा विश्वनाथ सबका भला करें, दुष्टों को सन्मति दे। आखिर दुष्ट कौन है यहां, यह पूछना होगा कांग्रेस से। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस ने यह ट्वीट किया है और इस ट्वीट को यहां आपके सामने हम रख रहे हैं। और जिस कंट्रोवर्सी की बात मैं यहां कह रहा था कि आखिर राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, चाहते हैं कि मेरे इस दर्शन की तस्वीर को हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, जो राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं, उन तक उनकी तस्वीरें पहुंचे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाती हैं तस्वीरें। और जिला प्रशासन जो तस्वीर मुहैया कराता है वो तस्वीरें जो हैं वो
उसमें राहुल गांधी नजर नहीं आते, यानी दर्शन करने की तस्वीरें नहीं है, कोई और तस्वीरें होंगी। ये साफ साफ यहां एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले राहुल गांधी जो अपनी बात रख रहे थे वो आपने सुन लिया, जिसमें मीडिया को एक्सपोज करते हुए शायद राहुल गांधी ने तन मन धन से, बिल्कुल हर ढंग से यह सोच लिया है कि अब एक्सपोज करना है और इनके मालिकों तक पहुंचने की कोशिश करनी है, जिसमें ये कह रहे हैं, अदानी का नाम ले रहे हैं और ऐसे कुछ उद्योगपतियों का नाम लेते हुए राहुल गांधी लगातार दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश पहुंच के राहुल गांधी फिर से चर्चा में, एक कंट्रोवर्शियल चर्चा में क्यों आ गए हैं और क्या यहां से बीजेपी चारों खाने चित्त होती हुई नजर आ रही है? राहुल गांधी एक तरफ और किसान दूसरी तरफ, दोनों तरफ जंग जो है वो इस साइड से हो रहा है, यानी सत्ता पक्ष से, बीजेपी की सरकार है उसकी तरफ से। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्यों आखिर राहुल गांधी की यात्रा में कुछ न विघ्न डालने की कोशिश हो रही है? और इस यात्रा के सियासी मायने पर चर्चा हम लगातार करते आए हैं, आप जानते हैं, लेकिन इस यात्रा के उत्तर प्रदेश के सियासी मायने क्या हैं और इस यात्रा से केंद्र में बैठी हुई, सत्ता पर जो बैठे हुए जो उच्च पद के लोग हैं वो क्यों नाराज हैं, वो क्यों दुखी हैं और वो क्यों डरे हुए हैं? नाराज दुखी को किनारे भी कर दें, वो क्यों डरे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों से पर्दा उठाते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब हैं। आज शनिवार का दिन है। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और आज इधर स्टूडियो में हमारे साथ 3 साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और राहुल लाल जी हैं। और उधर छत्तीसगढ़ से हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दीपक जी, आपका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो आप तमाम साथियों का स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। हम लोग आज चर्चा जरा राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश पहुंचने से लेकर और गंगा जल से उस जिस यात्रा पे, जिस मंदिर में घुसे हैं, गए हैं, जिस राह से उसको गंगा जल से धुलवाया गया है, उसके पीछे आखिर किस बात का डर है, ये समझें। क्या हम फिर से उस दिशा में जा रहे हैं जहां इस देश को 4 वर्णों में बांटकर और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश होती थी कि इस वर्ण का इंसान जो है यहां नहीं जा सकता, उस वर्ण का इंसान ये काम नहीं कर सकता? क्या उधर जा रहे हैं? या राहुल गांधी अगर या कोई भी मंदिर जाता है तो आखिर क्या कारण है? क्यों बीजेपी को गंगा जल से उस राह को, उस रास्ते को, उस सड़क को धोना पड़ता है? ऐसा तो पहले भी हो चुका है। आप याद कीजिए कि अखिलेश यादव के साथ भी शायद ऐसा हुआ था, शकील अख्तर जी, जहां तक मुझे याद है। और वही उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश में ही ऐसी दकियानुसी क्यों? क्या कारण है? आखिर क्या, किस बात का डर है राहुल गांधी से? बहुत दुखद, बहुत शर्मनाक। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास लखनऊ में खाली किया था, तो उस मुख्यमंत्री निवास को, सरकारी निवास को, गंगा जल से धुलवाया गया था। और अखिलेश को वो बात याद है। अखिलेश ने अभी उस बात को कहा था कि आपने तो मेरे निकलने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाया था, हम इतने अपवित्र हो गए। और इस बात में पिछड़ों के अंदर एक बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा किया है। और आज राहुल गांधी जिस रास्ते से निकले, राहुल गांधी ने जहां सभा की, उस सड़क को आप गंगा जल से धुलवा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मंदिर जाने का रास्ता अगर आप धुलवाएंगे तो माफ़ कीजिएगा, अभी अबू धाबी में हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आए हैं। उस अबू धाबी में बहुत सारे लोग मंदिर जाएंगे। वहाँ अबू धाबी के रहने वाले लोग जो हैं, हिंदुस्तानी जो हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जब भारत से भी कोई जाएगा तो वो भी जाएगा। तो वहाँ से, यहाँ से कौन मंदिर जा रहा है? मायावती जी अगर मंदिर जा रही हैं तो आप मंदिर को धुलवाएंगे। राहुल गांधी अगर मंदिर में जा रहे हैं तो आप अबू धाबी में धुलवाएंगे, उसको धुलवा लेंगे आप अबू धाबी में। ये जो है पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़े शर्म की बात आने वाली है सामने, कि हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में कहाँ, काशी विश्वनाथ, जहां बाबा का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, आप देखिए कि कैमरा ले जाने की परमिशन रद्द कर दी, निरस्त कर दी। अरे बाबा को हाजिरी लगाने राहुल गांधी गए थे, वो हाजिरी तो लग गई। कोई अगर उससे निरस्त करवा सकता है तो हम मान जाए। राहुल गांधी शिव भक्त हैं, बाबा के सामने हाजिरी लगाने गए थे,
बाबा के सामने उन्होंने हाजिर लगा दी और आखिरी में भी उन्होंने यही कहा कि सबको सन्मति दे भगवान। उन्होंने किसी के लिए ये नहीं कहा कि ऐसा हो, दुष्टों को भी दे। तो क्या आप वहां पे लगाई हुई राहुल की हाजिरी को निरस्त करवा सकते हैं? हमें लगता है कि एक दिन वो आने वाला है जब कहा जाएगा कि राहुल की वहां भी हाजिरी नहीं लगी है। जी देखिए, आज की ये जो राहुल का जो सारा का सारा आप जो दिखा रहे थे दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज यूपी में राहुल की यात्रा का पहला दिन था और आज राहुल ने एक बहुत ज़रूरी बात कही है यूपी में, बनारस में। जी और वो ये है कि उन्होंने जनता को बता दिया कि ये सारे चैनल ये तुम्हारी खबर को, तुम्हारे दुख दर्द को, तुम्हारी समस्याओं को कभी नहीं दिखाने वाले। आज तक राहुल ने नाम लेके इस तरह से नहीं कहा था। एक बार राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी में थी, गोदी मीडिया कह दिया था तो बहुत लोग बड़े बिखर गए थे। जी आज तो राहुल ने नाम लेके, अभी उसके बाद पीटीआई का इस पे ऐसा रिएक्शन हुआ है कि पीटीआई ने खंडन में भी दिया है कि हम नहीं है अडानी के चैनल। अरे राहुल के कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में जो अंबानी अडानी चाहते हैं वही ये चैनल दिखा रहे हैं जी। और विपक्ष की एक बात नहीं दिखा रहे हैं, उल्टा विपक्ष के बारे में झूठी कहानियां फैला रहे हैं, जनता के दिमाग में नफरत और जहर भर रहे हैं। आज आप देखिए कि किसान के खिलाफ जो माहौल बना है वो किसने बनाया है? दो लोगों ने। एक इस मीडिया ने, जिसका नाम आज राहुल ने ले दिया। इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। राहुल इतनी जल्दी न नाम ले सकते थे, ना उनकी ज़रूरत थी। इसी तरह उन्होंने जो व्यंग में कहा, मजाक में कहा, गुस्से में कहा कि चैनल 14, 15, 18 जिस तरह से कहा उन्होंने, लेकिन एक ये मीडिया और दूसरा फॉरवर्ड व्हाट्सएप मैसेजेस। हालत ये है कि किसानों को हमारे जो मध्यम वर्ग है वो दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि जिस दिन ये मीडिया और व्हाट्सएप इस मध्यम वर्ग के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाएंगे तो इस मध्यम वर्ग को ही मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये किसी के भी खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं। सरकार जिसके लिए कहेगी उसके खिलाफ ये अभियान चला देंगे। तो आज ये बात बहुत समझने की है और माफ़ कीजिएगा राहुल के भी समझने की है। राहुल ने इन सारे चैनलों का नाम तो ले लिया, लेकिन राहुल को ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर जनता की खबर या विपक्ष की खबर कौन दिखाएगा। राहुल ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया कि वो यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यात्रा कर ही इसीलिए रहा हूँ कि मेरी खबर दिखाई नहीं जाती है, पार्लियामेंट में जो बोलने नहीं दिया जाता है। मगर इसके अलावा जो है, जो अल्टरनेटिव मीडिया है जी, वो राहुल की खबर दिखा रहा है। और इसलिए दिखा रहा है राहुल की खबर कि पत्रकारिता का जो मुख्य काम होता है वो प्रतिरोध का ही होता है। लेखन या पत्रकारिता वो प्रतिरोध की ही होती है, वो कभी सत्ता के पक्ष में नहीं होती है। सत्ता के पक्ष में तो सत्ता के सारे टूल्स हैं, इतने सारे, जो अपनी बात, उनके पीआर डिपार्टमेंट है, जो जिस भी बात को चाहे विज्ञापन के जरिए, किसी बात के जरिए कह सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी, जनता, आम आदमी किस तरह अपनी बात कहेगी? उस काम को करने की जिम्मेदारी पत्रकारिता की थी। और अभी 10 साल पहले तक उसको पत्रकार और जो संस्थान है वो ठीक से निभा भी रहे थे। लेकिन इन 10 साल में डर का इतना भयानक माहौल है कि कोई भी आदमी, कोई भी पत्रकार या कोई भी बड़ा ग्रुप जो है वो जनता की बात नहीं कह रहा है, किसानों को दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहा है वो, और विपक्ष की कोई भी खबर सामने नहीं आने दे रहा है, बल्कि उल्टा झूठ और नफरत फैला रहा है। तो राहुल ने आज इन सब का नाम लेके एक बहुत बड़ा काम किया है और आप देखेंगे इसका असर अब बहुत जल्दी बहुत बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल। राहुल गांधी एक तरफ गरज रहे थे उसी वाराणसी में जहां से, जिस संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, और वहीं पर मीडिया को एक्सपोज कर रहे थे। अलग अलग नाम लेकर उन्होंने जो बातें कही अभी आपने सुनी। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया का एक हिस्सा डीबी लाइव भी है, और डीबी लाइव आज नहीं बल्कि कल शाम को जब हम न्यूज पॉइंट कर रहे थे तभी उसके बाद 50 लाख सब्सक्राइबर, 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल हो गया है। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का जो लगातार हमारे साथ हर घड़ी जुड़े रहते हैं, और इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया है, एक बड़ा परिवार, और उस परिवार के आप भी हिस्सा हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जरा एक बार डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास आऊं। दीपक जी,
चर्चा हम कर रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी को चारों खाने चित्त कैसे कर रहे हैं इसकी। और आज जबकि चारों तरफ से इंडिया गठबंधन को तोड़ने की खबरें और साथ साथ कांग्रेस को कमजोर करने की खबरें आ रही हैं, वैसे में राहुल गांधी ये जो यात्रा लेकर चल रहे हैं, उस यात्रा का वाराणसी में पहुंचना क्या मायने रखता है, और उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक मायने रखता है, उसकी चर्चा भी करेंगे। और श्रवण गर्ग साहब के पास आएंगे तो और जरा समझेंगे उनसे। लेकिन वाराणसी में राहुल गांधी का पहुंचना और वहां से मीडिया पर सीधा वार करना, और राहुल गांधी जिस जगह पे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उस सड़क को गंगा जल से धोना, यह किस डर को यहां दिखा रहा है, दर्शा रहा है? राजू जी, इस समय जो है जैसे जैसे मोहब्बत के बिजनेस का व्यवसाय जो है राहुल गांधी का, वैसे वैसे नफरत को लेकर और बड़े हमले हो रहे हैं। जो गंगा जल से धुलवाया वगैरह, ये सब तो भारतीय जनता की उत्तर प्रदेश की इकाई और वहां के कार्यकर्ता, उनके जो अनुषांगिक संगठन है, वो सब करते रहे हैं। जैसा कि हम उल्लेख भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री का भवन धुलवाया। आज एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो रामभद्राचार्य साहब जो हैं, बड़े विद्वान है संस्कृत के, इसमें कोई शक नहीं, ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया है। और ये वही सज्जन है जिन्होंने कुछ समय पहले एक भाषण में जाति सूचक बड़ी विवादित टिप्पणी की थी। जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही है दीपक जी, थोड़ा आवाज में ठीक करवा। आपके पास आना चाहता हूं सीधा। श्रवण गर्ग साहब, कैसे देखा जाए राहुल गांधी की यात्रा का, न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश में पहुंचना, और उसमें भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में? और यहां एक बात जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि सबसे पहले तो हम चाहते थे कि कैमरे के साथ जाएं, उस विजुअल्स को लेना चाहती थी कांग्रेस, जिसमें राहुल गांधी पूजा करते हुए नजर आए, लेकिन उस ऐन वक्त पे उस अनुमति को कैंसिल करना, उसके बाद फिर जो तस्वीरें मुहैया कराई गई हैं वो पूजा की अंदर की तस्वीरें नहीं हैं, कोई बाहर की तस्वीरें हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी सामने तस्वीरें नहीं आई हैं, इसलिए उसको हम यहां नहीं रख रहे हैं। जैसे आएंगे उन तस्वीरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की सभाओं में आप भीड़ भी देख रहे होंगे, और तीसरी तरफ जो खबरें लगातार मीडिया में फ्लोट हो रही हैं, उसमें कहीं यह बताया जा रहा है कि कमलनाथ जो हैं वो छोड़ रहे हैं पार्टी, कहीं और कुछ बताया जा रहा है। लगातार इंडिया गठबंधन को कमजोर होता हुआ, कांग्रेस को कमजोर होता हुआ दिखाया जा रहा है। क्या माना जाए, चुनाव बिल्कुल सिर पे है, और कांग्रेस, इसका मतलब साफ, अगर कांग्रेस पे फोकस्ड, जिस मीडिया का जिक्र कर रहे थे, जिस मीडिया की चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी, अगर वो कांग्रेस पर फोकस्ड होकर कांग्रेस को गिरते हुए दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, क्या ये माने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत मजबूत फाइट कर रही है यहां पे? देखिए, आपके 2-3 सवाल हैं। मैं शुरुआत यहां से करता हूं कि क्या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कमजोर हो रहा है? चूंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए, और सबसे ज्यादा चर्चा में है कमलनाथ इस समय। अशोक चौहान के बाद कमलनाथ की चर्चा चल रही है। कमलनाथ 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। अगर आपको याद हो तो 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस अध्यक्ष पद से। अगर आप उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विजुअल निकाल सकें, आपकी टीम किसी भी समय निकाले कि उसमें क्या कहा था उन्होंने 3-4 नेताओं के नाम लेकर कहा था कि ये नेता अपने बेटों को जितवाने में लगे रहे और पार्टी इसके कारण हार गई। उन नेताओं के उन्होंने नाम लिए थे, और उन नामों में एक नाम कमलनाथ का था और दूसरा नाम अशोक गहलोत का था। अशोक गहलोत के बेटे हार गए वैभव जोधपुर से, कमलनाथ के बेटे जीत गए, क्योंकि प्रधानमंत्री छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए नहीं गए थे। एकमात्र कैंडिडेट जो जीता वो कमलनाथ के बेटे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आलोक शर्मा जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया था
कि कमलनाथ की बीजेपी से सांठगांठ है। उनके जो सिपा सालार थे सज्जन वर्मा, जो इस समय कमलनाथ के बचाव में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो दौड़कर दिल्ली आए थे और उन्होंने कहा था कि इसका कांग्रेस आला कमान को खंडन करना चाहिए। कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को तश्तरी पर रखकर मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव सौंप दिया था। किसी को आश्चर्य नहीं है मध्य प्रदेश में, सिर्फ दिग्विजय सिंह को आश्चर्य है। बच्चे बच्चे को पता है, एक एक विधायक को पता है कांग्रेस और बीजेपी के, दिग्विजय सिंह को पता नहीं है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि वो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों के जाने से कांग्रेस मजबूत हो रही है। इन लोगों का भविष्य खत्म हो चुका था राजीव जी कांग्रेस में। एक नई कांग्रेस का जन्म हो रहा है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथ में है। उस कांग्रेस में अब न तो दिग्विजय सिंह के लिए जगह है और न कमलनाथ के लिए जगह है। ये लोग घबराए हुए हैं। महाराष्ट्र में अशोक चौहान के लिए कोई जगह नहीं बची है। ये कहां जाएंगे? तो इसलिए ये लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और अपना जो वजन है, अपने जो पाप है, वो भारतीय जनता पार्टी में लेके जा रहे हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह बढ़ रहा है, ऑलरेडी बढ़ रहा है। इसका स्वागत करना चाहिए कि राहुल गांधी जो काम नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने का। जितने लोग जा रहे हैं वो लायबिलिटी बन गए थे। राहुल गांधी सौजन्यता के कारण, अपनी मां के समय के इन साथियों के कांग्रेस में होने के कारण राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में। केवल 1 या 2 सभाएं लेने गए औपचारिकता के तौर पर। प्रियंका गांधी ने 3-4 सभाएं ली बस। हर आदमी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है और उसके बावजूद कांग्रेस की विश्वसनीयता का कमाल है कि कांग्रेस के वोट शेयर में मध्य प्रदेश में कमी नहीं हुई। इतने षड्यंत्रों के बावजूद जो वोट शेयर बढ़ा है बीजेपी का, वो लाडली बहना योजना के कारण बढ़ा है। और आपने देखा कि एक तरफ तो बीजेपी कमलनाथ को ले रही है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह के पर काट के उनको किनारे कर दिया गया है। अपने लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है और कांग्रेस से और दूसरे दलों से लोगों को लिया जा रहा है। दूसरा सवाल आपका राहुल गांधी के बारे में है। ये यूपी में पहला दिन था, जैसा शकील साहब ने कहा, और प्रधानमंत्री के घर में जाकर उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे यूपी में तो ऐसा कहते हैं। अब वो अपने आप को गुजरात का नहीं कहते हैं, अब अपने आप को यूपी का कहते हैं। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर राहुल गांधी ने सत्ता के शिखर को ललकारा है। जिस रास्ते से राहुल गांधी निकले उसको गंगा के जल से धोया गया, वो गंगा के जल से राहुल गांधी के मार्ग को नहीं धोया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उस मार्ग से जितने मंदिरों को, पवित्र स्थानों को
हटाया था, उन पापों को के प्रायश्चित में उसको धोया गया है। मीडिया के संस्थानों का लाभ लिया, नाम लिया उन्होंने, बहुत जरूरी था। कोई राजनीतिक दल हिम्मत नहीं कर पा रहा है नाम लेके उनको अपमानित करने का, पब्लिकली जलील करने का। राहुल गांधी ने वो काम किया। राहुल गांधी के हाथ में उन 25-50 मीडिया के गुलामों की लिस्ट भी सौंप देनी चाहिए और उनके भी नाम लेके उनको बोलना चाहिए कि ये हैं मीडिया के गुलाम जो देश में पत्रकारिता को गुलामी की जंजीरों में बांध रहे हैं। वो करेंगे। ये मीडिया डरा हुआ है राजीव जी, वो इसलिए डरा हुआ है कि एक्सपोज हो गया। कांग्रेस ने अपने इतने लंबे इतिहास में, 140 साल होने आए इतने इतिहास में, कभी मीडिया का नाम नहीं लिया इस तरह से। और वो लेना जरूरी हो गया था क्योंकि ये मीडिया जो है देश को गुलामी में डाल रहा है। और यही लोग जिनके नाम लिए हैं ये चापलूसी करते थे। मैंने देखा है कांग्रेस की हुकूमत में जिन एजेंसियों के नाम लिए, उनको मैंने मनमोहन सिंह की हुकूमत के समय कांग्रेस की चापलूसी करते हुए देखा है, उनके संपादकों को देखा है। इन लोगों को बेनकाब करना जरूरी है क्योंकि ये लोग देश की जनता तक खबरें नहीं पहुंचने देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके सब्सक्राइबर्स 50 लाख हो गए। ये कोई कम संख्या नहीं है। ये चुनौती है कि देश में जब राजनीतिक दलों में इतना डर फैल रहा है, जनता निडर होकर आपको सुन रही है। ये संकेत है इस चीज का। ये जनता ने डरना छोड़ दिया है, ये इस बात का सबूत है कि जनता आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर रही है। इसका मतलब ये है कि जनता नहीं डर रही है, भ्रष्ट नेता डर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश जो है कुरुक्षेत्र बनने वाला है राजीव जी इस राजनीति का। और आपने देखा जयंत चौधरी ने जिस तरह से पूरे के पूरे अखिलेश को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी साइलेंट मोड में है। बहुत बड़े बड़े वहां घटनाक्रम होने वाले हैं और आपको पता चलेगा कि जो सबसे बड़ी क्रांति है उत्तर प्रदेश से होगी इस बार। इसलिए राहुल गांधी ने बनारस से इसलिए शुरू किया। राहुल प्रधानमंत्री जाने वाले थे, बिहार, झारखंड और बंगाल नहीं गए। राहुल गांधी का जब उन्होंने देखा चमत्कार, अब राहुल गांधी बनारस हो आए हैं और विश्वनाथ मंदिर के अंदर के विजुअल्स तो लोगों तक नहीं पहुंचे, पर भीड़ के विजुअल्स तो पहुंच गए, जनता के विजुअल्स तो पहुंच गए। राहुल की जो जनता है वही उनके शंकर हैं और वही महादेव हैं। तो राहुल ने जो तांडव शुरू किया है वाराणसी से, वो बहुत भारी पड़ेगा सत्ता के प्रतिष्ठान को। मैं अभी तो इतना ही बोलता हूं जी। प्रतिष्ठान को ये बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि राहुल गांधी वाराणसी
और काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है ये शहर, लेकिन इम्पोर्टेंस इस शहर का तब और बढ़ जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी यही है। और यहीं पर प्रधानमंत्री ने कहा था, आप याद कीजिए, बहुत ही पॉपुलर हुआ था उनका वो डायलॉग कि मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन इसी गंगा में काले लिबास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाते हुए भी दिखाई दिए थे। लेकिन मोदी से इतर आज जब राहुल गांधी अंदर जाके पूजा कैसे कर रहे हैं ये, और उसकी तस्वीरें आई ना आई ये मायने नहीं रखती, मायने ये रखती हैं कि भीड़ कितनी थी। इधर आना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं दो और साथी, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और जयशंकर गुप्त जी, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इधर जरा हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश, जिसको कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह उत्तर प्रदेश तय करता है, और उसमें वाराणसी को देखा जाए तो वह पिछले 2 बार से तय कर रहा है। अब क्या जहां राहुल गांधी चुनौती पेश कर रहे हैं, जहां राहुल गांधी के मार्ग को गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण किया जा रहा था आज बीजेपी की तरफ से, यह शुद्धिकरण है या यह डर है जो राहुल गांधी यहां दिखा रहे हैं? राहुल बोल रहे हैं कि मोदी जी आप बहुत डर गए। कल बोल रहे थे, आपको याद होगा, जब कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स फ्रीज करने का आदेश हुआ था, जब यह खबर आई, उसके बाद शाम तक खबर आई कि आईटी ट्रिब्यूनल ने जो फ्रीज किया हुआ जो अकाउंट है उसको बुधवार तक के लिए फौरी राहत दी है। लेकिन 115 करोड़ रुपए उसमें होना चाहिए, और कांग्रेस का कहना है कि 115 करोड़ नहीं है। शाम होते तक यह भी खबर आई कि दिल्ली कांग्रेस के अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए, यानी कि सारे के सारे अकाउंट्स फ्रोजन। कांग्रेस पर चौतरफा वार करके भी आखिर क्यों डरी हुई है मोदी सरकार? प्रशांत टंडन जी। जी, पहली बात तो उत्तर प्रदेश की, राजीव जी, और उसमें भी बनारस में आज जो किया है वो बीजेपी ने किया या उनके समर्थकों ने किया, बहुत शर्मनाक है ये कि 21वीं सेंचुरी के भारत में इस संविधान में जिसमें सब बराबर हैं, वहाँ पे एक ऐसी विचारधारा भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो मंदिरों को में कुछ खास लोगों का प्रवेश ही चाहती है जी। और यही आपने खुद ही एग्जाम्पल दे दिया अखिलेश यादव का कि उनका चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी उनका घर गंगा जल से धुलाया गया जब वो हटे तो, और बीजेपी की सरकार बनी वहाँ पे। ये दोनों घटनाएं इस बात की गवाही हैं, राजीव जी, कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। यानी कोई पिछड़ा वर्ग से आए, कोई वंचित समाज से आए, उसके लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है, और या फिर कोई पिछड़े समाज की, पिछड़े हाशिए के समाज की बात करे, कोई सामाजिक न्याय की बात करे, तो उसका भी जो है, आप अगर वो मंदिर में जाएगा तो गंगा जल से आप रास्ता धुलवाएंगे। ये एक पौराणिक दकियानूसी विचार एक राजनीतिक पार्टी रखती है, उसके कार्यकर्ता रखते हैं। ये बड़े शर्म की बात है 21वीं सेंचुरी के भारत के लिए। दूसरी बात जो उत्तर प्रदेश की बात है, राजीव जी, उत्तर प्रदेश जो है, जैसा अभी गर्ग साहब ने कहा, उत्तर प्रदेश इस बार बड़े सरप्राइज़ देने वाला है। मैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश गया हूँ कई बार, वहीं से आता भी हूँ, और उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ 10-20 सालों में 3-4 पॉलिटिकल फोर्स बन गई। कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, दूसरी और छोटी पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश इस बार कुछ अलग करने जा रहा है, और अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है। वो मैच्योर नेता हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है। इसलिए आप देखिए कि चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो कोई और नेता हों, उन सब से जो है अखिलेश यादव की जो भाषा है या तेजस्वी यादव की जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है कांग्रेस के प्रति। और वो क्योंकि वो समझ गए हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है।
उत्तर प्रदेश में देखिए 3 बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं। मायावती जी ट्विटर में एक्टिव हैं, वैसे एक्टिव नहीं हैं, और उनके ऊपर आरोप भी लगता रहा है कि वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं या तो वो ये चीज़ें जनता के बीच में जा रही हैं। पिछली बार राजीव जी यानी 2019 के इलेक्शन में पुलवामा की लहर, पुलवामा के बावजूद 12 सीटें बीजेपी कम हुई थी 2014 के मुकाबले। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहाँ पे 2009 में, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कांग्रेस को 21 सीटें मिल गई थी लोकसभा की जी। तो उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ अलग से होने जा रहा है, और राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ आएगी, और आगे भी आप देखिएगा कि ये बहुत कामयाब यात्रा रहने वाली है, और उत्तर प्रदेश एक अलग तरीके का संदेश देगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, खासकर जहाँ से मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ बनारस आता है, वो देखिए वो आंदोलनों की जगह रही है। कभी वह वामपंथी और समाजवादी आंदोलन भी बहुत सशक्त थे। अभी हमने देखा कि घोसी का उपचुनाव हुआ था, उस घोसी के उपचुनाव का नतीजा क्या हुआ? एक लंबे फासले से बीजेपी हारी वहाँ पे। तो ये सब संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है, और राहुल गांधी ने अगर अपनी यात्रा का दिन बढ़ाए उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि रूट चेंज किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी वापस लिया है, तो ये मैं कहूँगा कि समझदारी काम है। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की नब्ज़ को पकड़ा है, और उत्तर प्रदेश इस बार निश्चित तौर पे कुछ और कहने जा रहा है, जैसा हमेशा कहता रहा है। जी, ये बिल्कुल समझना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश क्या कहने जा रहा है। उत्तर प्रदेश क्यों हमेशा सुर्खियों में तो बना रहता है, खासकर अब लोकसभा चुनाव सामने है, और उस लिहाज से भी जयशंकर जी के पास जरा आना चाहता हूं जल्दी से। जयशंकर जी, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा, इसके क्या मायने निकाले जाएं, और सबसे बड़ी बात कि संसदीय क्षेत्र अगर वाराणसी यानी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी पहुंचते हैं, जोरदार उनका स्वागत होता है। बाकी चीजें जो दिखाई देती हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, वो उसका रिएक्शन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, जनसमर्थन बहुत तगड़ा है यहां राहुल गांधी के पक्ष में, और बहुत खुलकर राहुल गांधी यहां अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, और क्या कुछ देखा जाए यहां, और सबसे बड़ी बात कि क्या कांग्रेस आज की तारीख में एक चुनौती, गंभीर चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है एनडीए के सामने या बीजेपी के सामने? गंभीर चुनौती पेश कर रही है, कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से यात्रा का दूसरा शुरू हुआ है, अब जैसे दक्षिण भारत में जब शुरू हुआ था, तो दक्षिण भारत में तो कांग्रेस का जोर है, इसलिए वहां, और बीजेपी तो वहां कुछ नहीं। राज्यों में जहां से राहुल गांधी गुजरे हैं। आवाज कट रही है, मैं जरा अपने यहां से बोलता हूं, एक बार रिकनेक्ट कीजिए, तब तक मैं दूसरे साथी के पास आता हूं, क्योंकि वीडियो काफी डाउन है आपका। एक बार डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अब शायद आपकी आवाज ठीक है, उनका भी नेटवर्क डाउन दिख रहा है, दीपक जी का भी। खैर, संजय जी के पास आता हूं तब तक। संजय कुमार सिंह साहब, संजय कुमार सिंह साहब, जी चलिए आपके पास आता हूं, फिर तमाम हमारे साथियों के बीच। श्रवण गर्ग साहब का वीडियो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी साथियों के क्यों हैं, जरा अपने यहां से भी चेक करवाता हूं। राहुल जी, क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, मैं नहीं मानता कि वहाँ पे जो गंगा जल से धुलाई हुई वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं का निर्णय था, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हुई, अखिलेश यादव के वो निकले तो वहाँ पे भी धुलाई की गई, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का निर्णय हुआ होगा? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इसमें काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। अभी हाल फिलहाल में उनके अगर मंदिर के कुछ दृष्टांतों को लें, आपको याद होगा कि 22 जनवरी को राहुल गांधी असम में एक मंदिर में जाने का प्रयास कर रहे थे, राजीव जी। बिल्कुल। वहाँ पे भी कहा गया कि बड़ी भारी भीड़ है, आपको मंदिर जाने नहीं दिया जाएगा। उनको मंदिर जो है कि असम में भी जाने से रोका गया। दूसरा, वो जब झारखंड में वैद्यनाथ धाम में वो पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पे चूंकि वो देवघर में है और गोड्डा जो लोकसभा सीट है, वहाँ पे निशिकांत दुबे का जो है कि लोकसभा सीट आता है, और उनका पूरा प्रोजेक्ट जो है कि वो पानी में चला गया है। झारखंड में वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। वो वहाँ के रात भर, जिस दिन राहुल गांधी वहाँ पे दर्शन करना चाहते थे वैद्यनाथ मंदिर में, रात भर वो उसके पहले वो अभियान चला रहे थे वहाँ के पंडितों के घरों में जा जाके कि
आप लोगों को पूजा नहीं कराना है, आप सबों को राहुल गांधी का विरोध करना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राहुल गांधी ने बड़े अच्छे से पूजा पाठ किया। लेकिन वहाँ से भी जब वो निकल रहे थे मंदिर प्रांगण के भीतर, बताइए राजनीति तो मंदिर प्रांगण के भीतर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से राहुल गांधी के विरोध में रोड पर राहुल गांधी ने वहाँ पे रात्रि विश्राम किया वहाँ पे, और सुबह में वो जब पूजा के लिए गए तो वैसे स्थिति में ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई। हम लोग अगर 2-3 पॉइंट को सोचें अगर, तो वहाँ पे सीधे एक चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि क्या उन्हें दिक्कत हो रही है, आखिर वो क्यों परेशान हो रहे हैं। वो परेशान इसलिए हो रहे हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंदिरों के भीतर जाने की छवि केवल जो है कि उन्हीं की बनी हुई रहे, मंदिर के भीतर केवल उन्हें ही जाने का अधिकार है, वही जाए। अगर राहुल गांधी ने जाके पूजा अर्चना कर ली तो फिर उसके बावजूद भी राजीव जी सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्या परेशानियां हैं कि वो तस्वीर भी जिला प्रशासन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप अगर अभी भी देखिए कि एक वेबसाइट है लगातार वहां पे काशी विश्वनाथ जी के 24x7 आप सीधा सीधा दर्शन कर सकते हैं। तो 24x7 का वो दर्शन कैसे प्रभावित, उस दर्शन के बीच में राहुल गांधी की तस्वीरें ना मिले, ऑटोमेटिक मिलेगी वो तस्वीर। लेकिन मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो तस्वीरें उनकी मिले, क्योंकि मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए वही नजर आए। और इसका 2-3 कारण और भी है। उन्होंने जो 22 जनवरी को राम मंदिर का मामला चलाया, वो मामला जनता ने अस्वीकार कर दिया। आबू धाबी में झूठ फैलाया गया राजीव जी कि आबू धाबी में जो है कि वो पहली बार जो है कि वो वहाँ पे यूएई में जो है कि प्रथम मंदिर जो है कि यही बन रहा है जो जिसका इन्होंने उद्घाटन किया। वहाँ पे पहले से भी दो मंदिर थे, कृष्ण मंदिर वहाँ पे पहले भी था और वो पहले से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहाँ पे गुरुद्वारा भी है राजीव जी। तो आप सोच के देखिए कि हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बावजूद मोदी जी गलत सा एक स्लोगन दे रहे थे कि भाई उन्होंने वो हिंदुत्व का ठेका वही लेके चल रहा है। जब वही चीज दूसरे लोग करते हैं तो उन्हें चुनौती महसूस होती है और राहुल गांधी से डरे होते हैं। और डरते हुए स्थिति में यह निर्णय था कि आप गंगा जल से जो है कि छिड़कने का प्रयास करते हैं। 21वीं शताब्दी का भारत इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? 21वीं शताब्दी का भारत इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल एक गलत सा चीज़ है, वो सीधे चैलेंज देते हैं। जिस तरह से इन्होंने आज मीडिया हाउसेस के नाम लिए हैं राजीव जी, कि खुलेआम वहाँ पे नाम लिया गया तरह तरह के मीडिया हाउसेस के नाम। क्या किसी ने गौर किया है इन सारे चीज़ों को? इनको हम लोगों ने पहले भी देखा है कि भारतीय राजनीति में इस तरह की चीज़ें हुई और राहुल गांधी फ्रंट फुट पे आके पर्दे के सामने में आके वो सीधे जनता की समस्याओं को रख रहे हैं। और ये भी चीज़ बता रहे हैं कि 140 करोड़ की जो पूरी आबादी वाला ये देश है, यहाँ पे जनमत निर्माण में मीडिया की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और मीडिया उस भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोगों की भूमिका काफ़ी बड़ी हो जाती है। और यही कारण है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि डीबी लाइव के आज जो 5 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं राजीव जी, आपको और आपके पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चूंकि इन सूचनाओं के ऊपर सबका हक होना चाहिए। ये सूचना निष्पक्ष सूचनाएं जो पत्रकारिता के मूलभूत मूल्य होते हैं कि सरकार से हम सवाल पूछेंगे तो पूछेंगे, यही पत्रकारिता का मूल्य होता है। सरकार के प्रचार के लिए तो उनकी एजेंसियां होती हैं, वो तमाम सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर तमाम विभाग उनके यही काम कर रहे होते हैं कि उनकी प्रशंसा गिनती करा रहे थे। वो सरकार के प्रवक्ता वो काम करने के लिए बखूबी स्वतंत्र हैं। लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जो आप ये डीबी लाइव के माध्यम से जो काम हो रहा है, वो उसके तरफ भी ये इशारा है। राहुल गांधी तो जो चीज़ बोल रहे हैं बोल ही रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मीडिया या जो तमाम जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आज डीबी लाइव के द्वारा हो रहा है। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको बधाई। मैं इसको दो रूपों में जोड़ रहा हूँ संक्षेप में, कि ये एक तरह से जो मोदी जी हिंदुत्व के ठेकेदारी लेके चलते हैं, एक तो उसके ऊपर उन्हें हमला होता हुआ दिखता है। और उनको उम्मीद नहीं थी कि पूर्वांचल में और विशेषकर बनारस में इस राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त होगा। क्योंकि आपको पहले पता होगा राजीव जी कि इसके पहले तो लोग चुनाव प्रचार करने के लिए जब जाते थे बनारस, वहां पे होर्डिंग का शिकार होना पड़ता था, लोग विरोध करने लगते थे। आज बनारस का भी आबो हवा और माहौल वो नहीं है जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पाया है। हम लोगों ने देखा है, क्योंकि मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत बनारस से ही की थी हमने, तो मैं बनारस के मन मिजाज को अच्छी तरह से जान रहा हूँ। और वहां का मन मिजाज भी बदला हुआ दिख रहा है। यानी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में ही अब प्रधानमंत्री को खतरा महसूस होता हुआ दिख रहा है। ऐसे स्थिति में उनके ये कृत्य जो है कि इस प्रकार के कृत्य कि वो गंगा जल का प्रयोग करें, ये कृत्य हम लोगों को नजर आ रहे हैं। उनको संकट देखिए कितना गहरा है उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में कहीं न कहीं वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और पश्चिमी यूपी में किसानों ने उन्हें घेर के रखा हुआ है। तो वो पूर्वी यूपी में कमान संभालें कि वो पश्चिमी यूपी में कमान संभालें, ये स्थिति कैसी है। और राहुल गांधी ने, जैसा कि अभी प्रशांत टंडन सर ने कहा भी, कि एक तरह से बहुत अच्छा निर्णय लिया कि पश्चिमी यूपी में इस यात्रा के समय को अवधि को और विस्तार दिया है यहाँ पे। क्योंकि जो बीजेपी वहाँ पे चाह रही थी कि अगर हम जयंत चौधरी को अपने खेमे में ले लेंगे, जयंत चौधरी जरूर उनके खेमे में चले गए, लेकिन उनके वोटर, उनके समर्थक
जो भी चौधरी चरण सिंह में विश्वास रखते थे, वो सारे लोग आज भी एकदम बिल्कुल डंके के चोट पे राजीव जी टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। और लोकतंत्र में फिर साबित हो रहा है, नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ा होता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता बड़ा होता है, नेता बड़ा नहीं, जनता बड़ी होती है, नेता नहीं। और सब बहुत बड़ी बात यहाँ दीपक जी के पास जल्दी से आना चाहता हूँ, फिर संजय जी आपके पास आता हूँ। प्रशांत और इधर जयशंकर जी का वीडियो भी जरा ठीक कीजिए। दीपक जी, आप कैसे देखते, जरा अब हम चर्चा ये करें, बीजेपी की खूब चर्चा कर लिए, भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा थोड़ा और मैं गहराई से करना चाहता हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा, इस वक्त कई लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी थी, क्यों आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या जवाब इसका होगा? राजीव जी देखिए, राहुल गांधी किस समय क्या करेंगे उन सभी चीजों में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। अगर वो पहले निकालते हैं तो वो ये कहा जाता था कि इस समय चुनाव तो है ही नहीं, क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये मैं बात कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा पहली वाली में, तो उसकी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात जो है कि आज जिस प्रकार से बनारस में उनके जाने के बाद जिस प्रकार से सड़कों को धोया गया, वो ये रहा है कि राहुल गांधी जहां जहां जा रहे हैं, देखिए उसका जो विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, मेरा ख्याल है कि ये चौथा या पांचवा वाकया ऐसा है। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा जब पहली निकाली थी, मुझे एकदम वो शहर तो याद नहीं है, छत पर खड़े लोगों ने जो है राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन राहुल गांधी ने उनको देख के हाथ हिलाया, मुस्कुराए। अभी इस भारत जोड़ो यात्रा में एक जगह जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे युवा कार्यकर्ता खड़े थे, बाकायदे उन्होंने बस रुकवाई राहुल गांधी ने और उनके पास वो जाने लगे। उन्होंने बस ड्राइवर को कहा कि क्यों नहीं हम यहाँ पे उतरते, और वो नजदीक गए। अभी परसों जब ये कोरबा में थे, अहिर का ओबीसी का बेटा वहां पे मुख्यमंत्री बन के बैठा है। ये जो संस्कृति के जो पोषक हैं, इन लोगों को कभी कतई बर्दाश्त, कोई हरिजन दलित का बेटा, कोई आदिवासी का बेटा, ये ओबीसी का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, किसी बड़े पद पे चला जाए, लगातार जब बातें होती है, सबसे बड़ा उदाहरण यही है। ये पार्टी के बहुत बड़े नेता जो पूर्व अध्यक्ष है उस पार्टी के, उनके इसके बाद भी जब सड़कों को धो, फिर उसका क्या होगा? और दूसरी बात यह है, आप कुछ कर रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, आवाज आपकी बड़ी रुक रही है, कट कट के आ रही है, इसलिए माफी चाहूंगा। थोड़ा चेक करवाता हूं कहां क्या दिक्कत है। एक बार संजय जी के पास आना चाहता हूं। संजय जी, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अब लगातार एक अवरोध तो इधर भी दिखाई दे रहा है, नेटवर्क की दिक्कत क्या है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। कोरोना अटैक लिख रहे हैं कुछ साथी हमारे कि कोरोना का अटैक हो गया, कुछ कह रहे हैं आईपी पे अटैक हो रहा है, तो जो भी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गंभीर चर्चा। हमारे साथ यहाँ देखिए आप 8 हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके विचार आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। संजय जी, कैसे देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में? ये अपने आप में एक अलग से चर्चा का विषय है, इसलिए इस चर्चा में इस बात को हम यहाँ लेके आ रहे हैं और बार बार एक ही सवाल को हम आपके सामने दोहरा रहे हैं कि क्या यहां एक गंभीर चुनौती पेश करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है? क्या राहुल गांधी ने यहां बीजेपी को चारों खाने चित्त, हम लिख रहे हैं, लेकिन चित्त करने की जो राह पे वो चल रहे हैं वो सही राह है? नरेंद्र मोदी की राजनीति पहले ये होती थी कि वो कांग्रेस को कहते थे या उस पर आरोप लगाते थे कि वो तुष्टीकरण करती है, और अपने बारे में अब उन्होंने कहना शुरू किया है, अब मतलब 2-4 साल पहले से, कि वो संतुष्टीकरण करते हैं। तो कांग्रेस की तुष्टीकरण और कांग्रेस को हिंदू विरोधी प्रचारित करके उन्होंने कांग्रेस का जो नुकसान करना था वो कर दिया, और अब जो है अपने संतुष्टीकरण का लाभ वो प्राप्त करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी जो सब भी कर रही है वो उसका संतुष्टीकरण अभियान का हिस्सा है, लेकिन उसके तहत जो किया जा रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि हिंदू वो देख रहे हैं कि संतुष्टीकरण के नाम पर उनको भी बांटा जा रहा है। जैसे गंगा जल से धोना है, तो ये अखिलेश यादव का घर धोया गया, तो मैं उसको वैसे देखता हूँ, जमशेदपुर में मैं टाटा के कंपनी में क्वार्टर होता था और लोग घर बदलते रहते थे और घर अलग रहने वाले लोग जाते थे, तो मैं देखता था कि यहाँ घर को लोग गंगा जल से धोते हैं। उसका कारण ये बताया जाता था कि घर में अगर पहले रहने वाला नॉनवेज खाता था और बाद वाला नहीं खाता है
तो उसके लिए शुद्धिकरण जरूरी है। तो मैं घर के शुद्धिकरण को वैसे नहीं देखता हूं, लेकिन शुद्धिकरण के लिए अगर गंगा जल और तुलसी का पत्ता यूज किया जा सकता है, तो मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि राष्ट्रपति भवन की में भी एक बार हुआ था किसी एक राष्ट्रपति के लिए कि वो वेजिटेरियन थे और पहले वाले नॉन वेजिटेरियन, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने कभी पढ़ा था। और उसी आधार पे जब नॉनवेज की बात होती थी तो और तुलसी पत्ता से शुद्धिकरण और गंगा जल से शुद्धिकरण की बात होती थी, तो मैं हमेशा अपनी दादी, दादा, माँ सबसे कहता था कि नॉनवेज की कढ़ाई में या बर्तन में तुलसी पत्ता और गंगा जल डाल दो, शुद्ध हो गया। आप मत खाओ, हम लोगों के लिए तो उसको शुद्ध मानो, हम लोग उसको खाएंगे। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि अगर तुलसी पत्ता से और गंगा जल से शुद्ध हो जाता है तो नॉनवेज में भी डाल देने से शुद्ध हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि उससे तो कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन अगर राजनीति ही करनी है तो आप जो कर रहे हैं वो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। अगर वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का डिवीजन है और अगर वो हिंदुओं में ही बंटवारा हो रहा है संतुष्टिकरण के नाम पर, तो वो अब दिखाई देने लगा है। और राहुल गांधी उसी को चैलेंज कर रहे हैं। वो मंदिर बिना गए भी जा सकते थे। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी के मंदिर जाने और उसका विरोध करने से जो फायदा हो रहा है वो छोड़ देने से नहीं होता। अगर राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते तो बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाता कि देखो राहुल गांधी वाराणसी गए और उन्होंने दर्शन नहीं किए, लेकिन राहुल गांधी ने जब कोशिश कर ली तो इन्होंने रोक करके राहुल गांधी को फायदा ही दिया। तो राहुल गांधी बाकायदा नरेंद्र मोदी की राजनीति का जवाब दे रहे हैं और ऐसा जवाब दे रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी करे फंस जाएगी। वो उन्हीं का अपना बनाया हुआ है। जो उन्होंने जाल बुने थे तुष्टिकरण और संतुष्टिकरण का, उसका यही हश्र होना था। चूंकि तब नहीं सोचा गया था, तो अब ये राहुल गांधी ने उसकी काट, ये बहुत असाधारण सा काट है, मतलब ये किया ही जाना चाहिए था। कोई भी करता, कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन ये होना ही था। तो अब ये खुद ही फंस गए हैं और फंसे ऐसे हैं कि हमारे जैसे लोग जानते हैं कि अगर भगवान देख रहा है तो वो सब देख रहा है, और नहीं देख रहा है तो इसके करने का क्या मतलब है। दोनों अपनी जगह है। तो जो लोग जिनकी आस्था है वो तो ये सोचेंगे कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान के दरवाजे, भगवान के यहाँ किसी को जाने से क्यों रोका जा रहा है। और जो जानते हैं कि कोई रोक कौन सकता है, और अगर हम नहीं जा पाए तो क्या भगवान ने मेरा दर्शन स्वीकार नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर आपकी आस्था है तो आप जाए या ना जाए, घर में रह के भी बराबर है, और नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों केस में राहुल गांधी अगर जाते या नहीं जाते तो उस बीजेपी उस हिसाब से प्रचारित करती। तो राहुल गांधी ने जा करके और उनको ये रोकने का मौका दे करके अपना फायदा किया है और इनको फंसा दिया है। अगर ये चले जाते और उनकी फोटोएं आ जाती तो जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम ही हिंदू भक्त हैं, हम ही हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो सब खत्म हो जाता। अब रोक करके तो ये प्रचारित ही कर रहे हैं ना कि राहुल गांधी को ये रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति बहुत अच्छी चल रही है और ये काट रही है, इसलिए बैंक अकाउंट में रोक जैसे कार्रवाई करनी पड़ रही है। बैंक अकाउंट में रोक मतलब बहुत ही निम्न स्तर की वो है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी और कोई बाबू नहीं कर सकता। और जितनी जल्दी वो रोक हटाने की खबर आई, उससे पता चलता है कि मीडिया में खबर नहीं भी छपने से क्या होता है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तुरंत ही पता चल गया कि ये तुरंत ही सूचना आ गई कि नहीं वो हटा दी गई है, ट्रिब्यूनल का आदेश है, वगैरह वगैरह। सामान्य सी बात है कि ट्रिब्यूनल का जब आदेश है, 21 तारीख को सुनवाई होनी है, तो आज खाता बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्यों बंद की गई है वो सब समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं इस तरह से देख रहा हूं कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया चल रहे हैं और बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कुछ भी करे नुकसान ही करेगी, और राहुल गांधी कुछ भी करे उनको फायदा ही होगा। राजीव जी, हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वाराणसी में राहुल गांधी आज थे और वहाँ ज़बरदस्त भीड़, जनसमर्थन उनके लिए वहाँ खड़ा, वो आप सब देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और राहुल गांधी जो बातें कह रहे थे उसमें एक्सपोज करते हुए राहुल गांधी नज़र आए, और खासकर मीडिया को, बीजेपी को, आरएसएस को, इन तमाम लोगों को अलग अलग। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम दूसरे साथियों को भी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और
जयशंकर जी का वीडियो अगर डाउन है तो ठीक करवाइए, बात कीजिए। और ज़रा इधर एक बार फिर से आना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी का भी वीडियो आज डाउन है। आज पता नहीं क्या है बाहर। जो साथी हमारे बाहर से जुड़े हैं, अभी संजय जी का वीडियो ठीक हो गया है और श्रवण गर्ग साहब का बिल्कुल ठीक है और अब दीपक जी का भी ठीक है, लेकिन अमलेंदु जी, जयशंकर जी का वीडियो अभी भी डाउन है। जरा इधर शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूँ एक बार फिर से। जरा इस यात्रा की, क्या ये जो अभी लगभग महीने भर यात्रा के हो गए, पिछले महीने 14 तारीख से यात्रा की शुरुआत हुई थी, आप याद कीजिए, जनवरी में, और उसके बाद से आज 17 तारीख है, एक महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। लेकिन क्या इस एक महीने में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ करने की कोशिश, तो हमें नहीं लगता कि ऐसा अपमान आज से पहले कभी किसी नेता का हुआ होगा। जो साहब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये मांग होने लगी है कि इस आदमी को कभी मत लेना। हमने आज तक नहीं देखा कि बीजेपी, इतने लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए, कभी किसी के लिए कहा गया होगा। कांग्रेस ने वैसे तो सबको बहुत कुछ दिया है, मगर किसी को भावी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया था। इन्होंने अपने नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री लिखना शुरू कर दिया था। कांग्रेस में कभी किसी को ये नहीं कहा जाता है कि ये हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। हमेशा ये कहा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक फैसला करेंगे, हाईकमान फैसला करेगा। 2018 में अरुण यादव वहाँ अच्छा काम कर रहे थे, सबको ये बात मालूम है जी। और उस वक्त एक चर्चा चली कि कांग्रेस अपना मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बदलना चाह रही है। 2019 में थे चुनाव। दिग्विजय सिंह उस टाइम नर्मदा यात्रा कर रहे थे, वो भारी सफल हो रही थी। तो जाहिर है एक सवाल पैदा हुआ कि अगर अरुण यादव को बदल रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे प्रभावी और किसको लाएंगे। तो एक ही नाम सामने आ रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उनका एक असर है, वो प्रदर्शन करने में माहिर हैं, एक माहौल बना लेते हैं, वो नाम है, रजवाड़ा है, तो सबको लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लेकिन जब मालूम किया हमने तो मालूम पड़ा कि नहीं, ज्योतिरादित्य को नहीं बनाएंगे, कमलनाथ को बुला रहे हैं। हमने कमलनाथ, उनका तो मध्य प्रदेश से कभी कोई संबंध रहा नहीं है। एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ते थे वो, इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी संबंध उनका कोई ज़्यादा रहा नहीं है। उनका क्या कारण है? तो हमें जो बताया गया, तो आप यकीन करिए कि वो सुन के कुछ कांग्रेस के बड़े नेता थे जिनसे हम बात कर रहे थे, हम उल्टे पांव वापस लौटे आए बिना कोई रिएक्शन दिए। उन्होंने हमसे कहा इसलिए बना रहे हैं कमलनाथ को कि पैसा खर्च करेंगे। हमने कहा पैसा ही खर्च करना है तो देश में बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, आप उन्हें बनवा दो जी। और वही हुआ कि 2018 में कमलनाथ को बनाया गया। 2019 में कांग्रेस के लोगों ने बड़ी मेहनत करी, सरकार बनवा दी, लेकिन वो उस सरकार को चला नहीं पाए। राजीव जी 15 महीने सरकार रही और 15 महीने में किसी भी निगम में, बोर्ड में कहीं कोई आदमी भर्ती नहीं कराया गया। जिस व्यापम का नाम लेकर सरकार आई थी, वो व्यापम के खिलाफ कोई जांच नहीं कराई गई। जिस सेक्स स्कैंडल की बात होती थी, जिसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए थे, उस सेक्स स्कैंडल की जांच की बात ही नहीं की गई। और जब सरकार चली गई तो फिर जिद पे आ गए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 2019 तक मैं ही पार्टी का अध्यक्ष रहूंगा। और ये गलती उतनी ही कांग्रेस की है और कांग्रेस हाईकमान की है और कांग्रेस हाईकमान के आसपास के लोगों की है, जिन्होंने इस बात को समझा ही नहीं। 5 प्रभारी जो है उन्होंने वहाँ से हटवा दिए। मोहन प्रकाश थे, उन्हें हटाया गया। जयप्रकाश अग्रवाल थे, उन्हें हटाया गया। मुकुल वासनिक थे, उन्हें हटाया गया। जिसको चाहते थे हटा देते थे बिना किसी कारण के। जी। जयप्रकाश अग्रवाल को तो मतलब इतना अच्छा काम कर रहे थे जयप्रकाश जी वहाँ पे, एक क्षण में उनको हटा दिया गया वहाँ से, कोई वजह ही नहीं थी उसकी। तो ये मनमानी चलती रही, कांग्रेस हाईकमान आंखें बंद करके बैठा रहा। आपको याद होगा कि उन्होंने ये तक कहा कि जाके अपने दिग्विजय के और दिग्विजय के लड़के तक के, बच्चे के लिए तो कोई नहीं कहता है, लड़के के लिए जयवर्धन के कपड़े फाड़ो जी। अखिलेश कहाँ है? तो ये कांग्रेस को आज की तारीख में तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को जो धोखा देने वाले लोग हैं। अभी एक बार हम लिख रहे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे कि साहब पहले कैसे मालूम पड़ सकता है? 2018 से सब लोग बता रहे थे जी कि विश्वसनीय आदमी नहीं है। और आज अगर वो बीजेपी में जाते हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को धकेल देना चाहिए, चले जाओ। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं है। 2019 का चुनाव, जीता हुआ चुनाव
सिर्फ कमलनाथ ने हराया है। अभी श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे इस बात को, सिर्फ कमलनाथ ने हराया है उस चुनाव को। वो चुनाव किसी भी वजह से कांग्रेस हार ही नहीं सकती थी। वो 50 उम्मीदवारों के नाम आज की तारीख में भी नहीं बता सकते किसको उन्होंने टिकट दिया था। 230 सीटें हैं वहाँ पे, जिसको मनचाहा टिकट दिया कि मैं सर्वे कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, सब कहानी और अहंकार इतना कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता उनसे मिल नहीं सकते थे। अब आज उन्हें क्या चाहिए? आज उन्हें डर ये है कि उन पर कोई छापा ना पड़ जाए, अभी तक नहीं पड़ा है जी। उन्हें डर ये है कि उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य है, उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में ही बनता। वहां जाके उनको मालूम पड़ जाएगा कि एक टिकट तो दे देंगे एक बार नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, और उसके बाद क्या हाल होने वाला है। लेकिन बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को तत्काल कांग्रेस को धक्का देके बाहर निकाल देना चाहिए। और राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा दांव लगाया था। इंदौर जब हम यात्रा में गए थे, पहली यात्रा जो चल रही थी, तो राहुल गांधी ने वहां कहा था, राहुल गांधी कभी ये भाषा नहीं बोलते कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं जी। और राहुल की सारी आशाएं, सारी मेहनत पे उन्होंने पानी फेर दिया। तो जो आप जिक्र कर रहे थे कि इतने लोग जा रहे हैं, देखिए जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जाने वाले जाएं, मगर एक पार्टी को, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, कम से कम ये समझना चाहिए कि उसकी अपनी समझ कहाँ है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर बैठ के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या उससे राहुल गांधी को फायदा होगा कोई, या खड़गे जी को कोई फायदा होगा? राहुल जी भी उन लोगों को, ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, खड़गे जी भी जानते हैं। और हम ये बताएं कि सोनिया गांधी जी भी जानती थी। तो सोनिया गांधी जी के लिए था कि सोनिया गांधी जी के लिए राजनीति, भारत तो चीज़ें बहुत अलग थी। उन्होंने जितना कर लिया, सोनिया जी ने बहुत कर लिया। उनसे कोई शिकायत या उनकी कोई कमी बताने का कोई मतलब नहीं है। सोनिया जी ने बहुत करा और सोनिया जी सब जानती थी। सोनिया जी ने ये कहा है कि क्या मुझे मालूम नहीं है, मैं जो बात बताती हूँ ये लोग सोचते हैं भूल जाऊंगी, उसको करते नहीं हैं। लेकिन राहुल में तो ये समझना चाहिए राहुल को तो कि अब अगर उन्हें राजनीति करना है तो उनके आसपास ऐसे मजबूत लोग रहें जो कम से कम विश्वसनीय हों जी। सबसे बड़ी चीज आज कांग्रेस में जरूरत है वफादार लोगों की। और कांग्रेस ने अगर इस पैमाने पे लोगों को नहीं कसा तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इंडिया गठबंधन देखिए किस तरह लोग जा रहे हैं। आपको एक बात बड़ी साफ करना चाहिए कि जाने वाले को न कोई रोक सकता है, न रोकने की कोशिश करना चाहिए, मगर जो है उनमें से उन्हीं लोगों को कुछ देना चाहिए जो आपके प्रति, आपकी पार्टी के प्रति वफादार हो, उनकी प्रतिबद्धता हो, वो विचारों को मानते हो, वो आदर्शों को मानते हो। तो आज की तारीख में कमलनाथ जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को उनको फूल माला देके एक विदाई समारोह करना चाहिए और विदाई समारोह में उनको पहुंचाना चाहिए कि ले आओ। लेकिन ये बात हम जो कह रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के लोगों में विरोध शुरू हो गया है, बीजेपी के लोगों के बयान आने लगे हैं। उन्होंने कहा मत लो इस आदमी को, कितना अपमान। तो अब ये खुद देख लें कमलनाथ जी यहाँ से भगाया जा रहा है, वहां लिया नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा गर्ग साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। आप इसको कैसे, अभी हालांकि अपने पहले वक्तव्य में आप कमलनाथ का जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन कमलनाथ हो या मिलिंद देवड़ा हो या कोई और हो, और अशोक चौहान भी गए महाराष्ट्र से, दो नेता गए, पहले मिलिंद उसके बाद अशोक, और इधर कमलनाथ को हम देख रहे हैं जो अभी गए नहीं हैं आधिकारिक तौर पर, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसी खबर बता रहे हैं यहाँ शकील अख्तर जी, तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों साइड कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस किसी को रोक नहीं रही है, और यहां से अगर कांग्रेस नहीं रोक रही है तो राहुल गांधी ने जो उस समय कहा था कि जिसको जाना है वो चले जाएं, और राहुल गांधी के कई वक्तव्य जो अभी इस यात्रा के दौरान आ रहे हैं उसमें साफ ये भी नजर आ रहा है कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे उनके अंदर बैठे हुए ऐसे नेता हो या बीजेपी हो, न किसी से डर रहे हैं और न किसी को भाव दे रहे हैं, घास डाल रहे हैं, और एक चुनौती पेश कर रहे हैं। यह चुनौती क्या 2024 के चुनाव के लिए भारी पड़ सकती है, या ऐसी ही है जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, बात होती रही पहले कि जीत रही है कांग्रेस, बाद में कांग्रेस 3 राज्यों को गंवा बैठी, 3 में से 2 राज्य गंवा बैठी, 1 राज्य में जीत नहीं पाई जहां बैठे हुए मध्य प्रदेश। कैसे इसको देखा जाए? देखिए राजीव जी, मेरा मानना है कि ये राहुल गांधी बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, और ये चुनौती मैंने इतना कोई 50 साल के
से तो 55 साल से तो कवर कर ही रहा हूं इलेक्शंस को, देख भी रहा हूं देश में चुनाव। मैंने इस तरह का माहौल कभी देखा नहीं कि सत्तारूढ़ दल को इस तरह से कोई चुनौती पेश की गई हो, सड़कों पर पेश की गई हो और एक आदमी से सत्ता डरी हुई हो। मैंने इसके पहले देखा था 1974 में जयप्रकाश जी के कारण जो डर था इंदिरा जी में, वो देखा था। मैं पहली बार देख रहा हूं कि सरकार इतनी डरी हुई है, और वो अगर कह रही है कि हम 400 सीटें ला रहे हैं, 370 सीटें ला रहे हैं, और इतने इस स्तर पर उसको ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि डर किस हद तक पहुंच गया है। हुआ कौन है? दूसरा ये कि जिन लोगों को लिया जा रहा है, क्या वो जिता सकते हैं क्या बीजेपी को? आपने नाम लिया मिलिंद देवड़ा का, जो खुद हार चुके हैं। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में, क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? ज्योतिरादित्य खुद चुनाव हार गए गुना से लोकसभा का। कमलनाथ छिंदवाड़ा की सीट पर अपने बेटे को जितवा सकते हैं, पर मध्य प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से छिंदवाड़ा के बाहर उनके बेटे की जमानत जब्त हो जाएगी। ये जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं, अगर बीजेपी के श्वेत पत्र में अशोक चौहान का नाम नहीं आता, उल्लेख नहीं आता, 2014 के पहले के घोटालों में आदर्श सोसाइटी को लेकर उल्लेख नहीं आता, तो आप क्या समझते हैं? जब अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, जब आदर्श सोसाइटी का स्कैंडल हुआ था कि इन्होंने आदर्श सोसाइटी में कुछ एडिशनल फ्लोर्स बनवा दिए थे अपने परिवार के लोगों के लिए, डर गए अशोक चौहान। अगर आप पता करें तो अशोक चौहान उन लोगों में से थे जो राहुल गांधी की यात्रा के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय, सबसे पहले पहुंचने वालों में थे राहुल गांधी की यात्रा के समय। ये जो स्ट्रेटेजी है वो ये कि कांग्रेस में जिन लोगों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के हैं, आप अगर राहुल गांधी के पीछे इस तरह का कोई भ्रष्टाचार होता, आप क्या समझते हैं राहुल गांधी को छोड़ दिया जाता? अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उसमें एक आदमी जो नैतिक बल के आधार पर चुनौती दे रहा है, ये उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे। और बनारस में जाके जो उन्होंने चुनौती दी है, जो आपका मूल सवाल था, मैं वो ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा फर्क करने वाला है। आपने देखा बिहार में किस तरह से तेजस्वी ड्राइव कर रहे थे गाड़ी को और राहुल गांधी बैठे हुए थे। आप क्या समझते हैं कि जब तेजस्वी उनके साथ गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है, जो पीछे बैगेज की तरह पड़े रहते जीप में? झारखंड में हेमंत सोरेन के होते हुए आप बताइए कि राहुल गांधी की जो नई कांग्रेस है, राजीव जी, है कि महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, बिहार में तेजस्वी हैं, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, कर्नाटक में डीके शिव कुमार हैं, आंध्र में वाईएस शर्मिला हैं। ये जो एक नई कांग्रेस जन्म ले रही है अलग अलग राज्यों में, जो इंडिया ब्लॉक के रूप में कन्वर्ट हो रही है, परमानेंट रूप से कांग्रेस का जो है पूरा का पूरा कायाकल्प हो रहा है इंडिया गठबंधन के रूप में। ये अब असली कांग्रेस जो बन रही है, आप इसको मानिए कांग्रेस ये है। वो जो कांग्रेस थी जिसमें कमलनाथ, अशोक चौहान, ये तमाम लोग थे, ये वो कांग्रेस तो खत्म हो गई। तो इसलिए ये
और ये जो लोग हैं ये अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में आप देखिएगा, जो मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार क्या कर रही है। ये सरकार ये कर रही है कि उसको किसी भी तरह से बहुमत मिल जाए। बीजू जनता दल, अगर आप पता करें तो जो अश्विनी वैष्णव हैं, जिनके जो उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद थे, और उड़ीसा में जो बालासोर की दुर्घटना हुई, रेल दुर्घटना, इन्होंने राज्यसभा के लिए फिर से उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया और नवीन पटनायक ने चिट्ठी लिखकर सपोर्ट किया है उनको। वो चिट्ठी सोशल मीडिया पर चल रही है। तो उड़ीसा में भी नवीन पटनायक, आंध्र में जगन रेड्डी, ये केसीआर तेलंगाना में, कर्नाटक में जेडीएस, अब इनकी बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी जलना चाहती है। तो ये जो लड़ाई है वो अलग फेज में चली गई है। ये इन लोगों का कोई उपयोग नहीं है। इन जिन लोगों को ये लोग ले रहे हैं, ये सब चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे। 2024 के चुनाव के बाद के नतीजों के बाद आप पाएंगे कि इन लोगों की कोई उपयोगिता नहीं रही है। राहुल गांधी के लिए ये निर्णायक लड़ाई है राजीव जी, और देश के लिए भी है। इसके जो परिणाम हैं, आप सोचिए कि ये जो मूर्ख आदमी है क्या कह रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो कह रहा है कि 2024 में अगर बीजेपी फिर से आ गई तो 2029 में मैं हराऊंगा इनको। आपने पढ़ा कि नहीं, सुना कि नहीं वो बयान? ये भी मिला हुआ है, ये भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो राहुल गांधी को बहुत पार्टी के अंदर भी संघर्ष करना पड़ रहा है, इंडिया ब्लॉक में भी करना पड़ रहा है, और इतने धोखेबाज लोग मिल गए हैं जो राजनीति एक्सपोज कर दिया इस पूरे के पूरे घटनाक्रम ने, कि जो पार्टी के वफादार लोग थे, जो कमलनाथ 42 साल से, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते थे, जो कांग्रेस के सिपाही थे, 91 से जो आदमी मंत्रिमंडल में है कांग्रेस में, उच्च पदों पर नरसिंह राव के जमाने से है, 1980 से जो पार्लियामेंट में है, 9 बार सबसे सीनियर आदमी पार्लियामेंट का, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए चुनकर, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने शपथ दिलवाई थी सांसदों को। वो आदमी धोखा दे रहा है। आप सोचिए कि जो क्राइसिस है कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा है, कोई छोटा क्राइसिस नहीं है। उस क्राइसिस में लड़ना, और जो कह रहे हैं, ये बयान किसका है बताइए? ये कमलनाथ के खास, जिनको क्या कहें, जिनके लिए क्या शब्द कहें, सज्जन सिंह वर्मा का बयान है कि राहुल गांधी को सलाह दी गई थी कि इस टाइम पर उनको ये यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। ये सज्जन सिंह वर्मा दे रहे हैं बयान, जो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए और जो राज्यसभा जाना चाहते थे कमलनाथ की मदद से, और जिनको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। क्या कारण है कमलनाथ के जाने का, आप पता करिए, तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया, कुछ भी इनकी एक भी मांग नहीं मंजूर करना है। ये आखिरी तक प्रतीक्षा करते, राज्यसभा की सीटों के अनाउंसमेंट तक प्रतीक्षा करते थे। जब वो एक सीट थी जो जिनको ग्वालियर के अशोक जी को दी गई, तब तक प्रतीक्षा करते रहे। तो ये अपनी सांसें जो है वो सत्ता के शिखरों पर ही अंतिम सांसें बिताना चाहते हैं, और राहुल गांधी इनको अब वेंटिलेटर पे पहुंचाना चाहते थे। तो इसलिए ये पूरा का पूरा किस्सा जो है वो सत्ता का है। मुझे नहीं लगता, मैं बड़ा एक चुनौतीपूर्ण मानता हूं, और ये जो जनता
इसके सपोर्ट को मैं राहुल गांधी की स्ट्रेंथ मानता हूं। मैं बाकी किसी की स्ट्रेंथ को काउंट नहीं करता हूं। ये जो लोग उमड़ रहे हैं, ये कुछ तो है संकेत कि वो देख जो आक्रामक रवैया राहुल गांधी ने अब अपनाया है, वो बहुत ही मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रवैया राहुल गांधी का यहाँ नजर आ रहा है, उनकी पार्टी के लिहाज से, उनकी पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए। और एक तरफ पार्टी को मजबूत करने की कवायद, उसमें ऐसे नेता जो लगातार अंदर रह के डिच करते रहे हैं या उसकी कोशिश करते रहे हैं, उनको बाहर करें न करें, लेकिन ऐसे मैसेज दे देना, ऐसा पैगाम दे देना कि वो खुद छोड़कर चले जाए। और राहुल गांधी पहले कह चुके हैं, एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि जिनको रहना है पार्टी में रहें, लेकिन जो यहां रहकर आरएसएस या बीजेपी की राह पर चलने की कोशिश करते हैं वो बाहर चले जाएं। और ये मैसेज छोटा मोटा मैसेज नहीं, बहुत बड़ा मैसेज। और उसके अलावा राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें एक मजबूती दिखाई दी कांग्रेस की, और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसको लेकर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में। पूरी कवायद उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को, उसमें से ज्यादा सीटें जीतने की हैं। और वो चाहे कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस हो या बीजेपी हो। बीजेपी दंभ भरती है कि 80 की 80 सीटें इस बार हम ही लेके आएंगे, लेकिन एक बहुत गंभीर चुनौती यहां, एक बड़ी चुनौती यहां पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और उस चुनौती के सामने कहीं ना कहीं पस्त होती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आज बहुत डिस्टर्बेंस है, अभी भी मैं बार बार कोशिश कर रहा था, जयशंकर जी लगातार बने हुए हैं लेकिन उनका वीडियो डाउन है। मुझे कहा जा रहा है कि सर वीडियो डाउन है, तो इसलिए जयशंकर जी माफी चाहूंगा। आपकी उपस्थिति मात्र हम लोगों को संबल देती है। और आप अभी, और आपको स्पेशली इसलिए बैठाया था कि उत्तर प्रदेश, उसमें भी उस एरिया जहां पर राहुल गांधी की यात्रा है और उस एरिया से आप बिलोंग भी करते हैं, और उस बात को यहां जानना समझना जरूरी था। लेकिन आज पता नहीं क्यों आज इंटरनेट में दिक्कत है कुछ आप साथियों के बीच, और उनके अलावा और भी तमाम साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी के पास भी एक बार भी नहीं आ पाया, लेकिन आज आप लोगों से माफी। लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, 50 लाख का परिवार छोटा मोटा परिवार नहीं होता दोस्तों, और आप सब साथ में जुड़े हुए हैं। और उस अभी से थोड़ी देर पहले उस 50 लाख को हमने सेलिब्रेट किया है। और हमारे तमाम साथी यहाँ थे जो दिल्ली में थे, उन लोगों को जल्दी क्योंकि सब कुछ एक आ गए, और जयशंकर जी लीड करते ही हैं।